में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में आज ऐसे एक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे जो निश्चित रूप से उस पर बहस होनी चाहिए, बहस खुल करके होनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि इस देश की जो हुकूमतें हैं, चाहे वो राज्यों की हो चाहे केंद्र की हो, केवल उन्हीं के बूते नहीं रहना चाहिए। हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है। समाज में जिस तरह का नैतिक पतन हो रहा है, रिश्ते तार तार हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वो झकझोर देने वाले क्षण है जब हम समाचार पत्रों में जिस तरह की स्थितियां पढ़ते हैं। कल्पना भी नहीं की जा सकती है कि हम आदि मानव युग में रह रहे हैं कि 21वीं सदी जो विज्ञान की सदी कही जा रही है कि उसमें प्रवेश करने की पहल कर रहे हैं। बड़ी अजीबोगरीब स्थितियां सामने आती हैं और नियम कायदे सख्त हुए। दिल्ली के 16 दिसंबर 2012 के उस केस के बाद लग रहा था कि जिस तरह से मातृशक्ति सड़कों पे उतनी बिना किसी नेतृत्व, बिना किसी कॉयल और वॉइस के, और मकसद एक ही था कि बस अब आगे नहीं। नियम कायदे सख्त भी बने, उम्मीद की जा रही थी कि शायद अब लगाम लग सकेगी, लेकिन उसके बाद जिस तरह की बाढ़ आती जा रही है वो मैं कहना चाहूंगा कि कोई बड़ी त्रासदी से कम नहीं कही जा सकती इसे। और उसके अलावा बच्चों की, महिलाओं की पोजीशन यह हो गई कि जब घरों में सुरक्षित नहीं है तो बाहर की गारंटी कौन दे सकता है। इन तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, ऐसा क्यों, और हो क्या सकता है। इस पे निपटने के लिए क्या करना चाहिए सरकारों को, क्या करना चाहिए आम जन को, वो तमाम पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार हम दिखाएंगे आपको कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त समाज में। देश आजाद होने के साथ ही धीरे धीरे बेटियों ने घर की दहलीज लांघी, शिक्षा की ओर कदम बढ़ाए और आज देश के बुद्धिजीवियों में देश की बेटियां खास जगह रखती हैं। सवाल ये उठता है कि जमाना बदल गया है, लेकिन आज भी बेटियां अभी भी घर के बाहर सुरक्षित क्यों नहीं हैं? देश की आधी आबादी आज भी छेड़छाड़ और शारीरिक शोषण की शिकार है। देश में सख्त कानून भी बनाए गए, लेकिन इन्हें लागू कैसे किया जा सकेगा? चंडीगढ़ की वर्णिका ने तो अपनी आवाज को बुलंद किया, लेकिन देश की उन हजारों लाखों वर्णिकाओं का क्या होगा जो आवाज नहीं उठा पाती हैं? महिला सुरक्षा के नाम पर देश में कानून भी सख्त है और सजा भी, लेकिन इनका इम्प्लीमेंट महज धोखा है। दिल्ली की निर्भया चली गई, लेकिन पीछे अपनी चीखें छोड़ गई, जिसके चलते दोषी आज सजा काट रहे हैं। वर्णिका एक वरिष्ठ IAS की मुखर बेटी है, इसलिए खामोश नहीं रही। लेकिन देश में लाखों महिलाओं, नाबालिग किशोरियों और यहाँ तक कि नन्ही बच्चियां ऐसी हैं जो खामोशी के घेरे में रोजाना सेक्सुअल हरासमेंट या उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को देखते हुए 2013 में क्रिमिनल लॉ संशोधन कानून निर्भया एक्ट लागू हुआ। इसमें IPC में एसिड अटैक, यौन उत्पीड़न और ताक झांक अलग अपराध घोषित किया गया। साल 2014 में 4699 केस पीछा करने और 674 केस ताक झांक के दर्ज हुए। इसके साथ 2014 में पहली बार NCRB ने ताक झांक और पीछा करने के अलग डेटा जारी किए हैं। आखिर कानूनों की सख्ती के बावजूद क्यों नहीं रुक पा रही महिला उत्पीड़न और दुष्कर्म की घटनाएं? पूछे जाने पर अलग अलग राय दी जाती है। कोई कहता है महिलाओं को निर्णय लेने की आजादी 33% आरक्षण व्यवस्था के बाद ही मिल सकेगी। कोई कहता है कि भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता हावी है। महिलाओं में शिक्षा की कमी की बात भी इस दौरान सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो अभी आपने सुना ये एक महज बानगी है। ऐसी बहुत सारी आवाजें हैं जो गुम हो जाते हैं, कहीं पे भी वो दब जाती हैं। कहीं समाज दबा देता है, कहीं अपने दबा देते हैं, कहीं लाज की वजह से दबा दिए जाते हैं। लेकिन जो हिम्मत करती हैं, कई तरह की उंगलियां उठती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हक मांगने की लड़ाई शायद एक ये रास्ता भी है। आजादी के 70 दशक हम पूरे करके लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने संबोधित भी किया, आजादी का जश्न भी मनाते हैं। लेकिन क्या सही मायने में इस मुल्क को विचारों की आजादी मिल पाई है? विचारों के उस तरह की जो सोच होनी चाहिए। केवल नियम कायदे बनाने से ना बाल विवाह रुक पाए हैं, ना दहेज प्रताड़नाएं रुक पाई हैं, और ना इस तरह के जो कहें कि काली कारनामे और करतूत हैं वो रुक पा रहे हैं। केवल कानून सख्त होने से नहीं, कहीं ना कहीं खामी है, जिसकी वजह से आज भी ये जो घटनाक्रम हम देखते हैं, हमारी आंखों को देखने पड़ते हैं, हमें सुनना पड़ता है, वो मुझे लगता नहीं इन आंखों को अच्छा लगता है, ना इन कानों को अच्छा लगता है। लाड कुमारी जी हमारे साथ हैं, राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष। शील दवाई जी जयपुर की पूर्व महापौर और भाजपा नेता।
रुचि भार्गव जी आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, सीमा शेट्टी जी सोशल वर्कर हमारे साथ हैं, संगीता गर्ग जी कांग्रेस की नेता हमारे साथ हैं, और डॉक्टर अनीता गौतम मनोचिकित्सक हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। लाट जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह की स्थितियां हैं, कानून है, काफी सख्त कानून है, लेकिन बावजूद उसकी भी हमें लग रहा था कि हमें क्या किसी को भी लग रहा था कि शायद अब गिरावट आनी चाहिए इन केसेस में, लेकिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप ही नहीं, हमें भी बहुत भरोसा बन रहा था जब बहुत बार हमने आंदोलन करके राजस्थान में, देखिए बहुत ऐसे रेयर टू रेयर उदाहरण मिलेंगे जहां राजस्थान के महिला आंदोलनों की वजह से सेंट्रल लेजिस्लेशन यानी कि संसद ने कानून बना है, बहुत सारे कानून है जो चर्चा आएगी आगे। लेकिन आज जो जिस तरह का माहौल है चारों तरफ कि पहले से भी ज्यादा असुरक्षित होती जा रही बेटियां, अपने बाहर की बात छोड़ दिए, घर की चार दीवारी में भी बेटे सुरक्षित नहीं है, और घर में सबसे ज्यादा मेरे पास तो अपनी जिंदगी में रोंगटे खड़े कर देने वाले जैसे मामले आए हैं, और ये मैडम गौतम उस पर बताएगी कि क्या ऐसी सिकनेस है जिसकी वजह से मतलब जिस तरह के हालात हो रहे हैं, एक हवस का शिकार जिसको समझ नहीं बन रही है। घर में ज्यादातर मामले जो है घर में रेप्ड बाय फादर, और बहुत सारे मामलों में जब उन लोगों से मैं बात कर रही, आप इतने दुख के साथ बाप कह रहा है कि मेरी फसल मैंने काट ली तो क्या हुआ। पुलिस थाने पे जब मैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हूँ, वहां पर महिला आयोग तो चलो 3 साल रही हूँ, लेकिन उसके पहले मैं तो 40-42 सालों से काम कर रही हूँ। तो ये साइकिल की बहुत बार महिला बाल विकास की जो परिचिताएं हैं वो गाँव में ग्रास रूट लेवल पे काम करती साथी ने, और उन्होंने मुझे 20-22 साल हो गए उसको उन्होंने फोन किया था, और उस परिवार में उसके माँ नहीं थी, 4 लड़कियां थी, उसमें से बड़ी लड़की की शादी कर दी, दूसरे नंबर की उसने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया बाप की हरकतों से, तीसरी और चौथी दोनों छोटी लड़कियां बची। उन्होंने कहा मैडम मैंने कहा आप रेस्क्यू करो, कहाँ रखोगे, हम शक्ति सम महिलाओं को रखने के चलाते रुआ में। मैंने कहा अभी तो स्पेशल हम प्रोविजन करके उसको एडमिशन देके आप लाओ, और वहां पर वो तीसरे और चौथे नंबर की लड़की जो हमारे पास रह रही है, अब उस लड़की तीसरे नंबर की लड़की के साथ जो बाप क्या करता रहा उसकी आई विटनेस चाहिए, और चौथी लड़की ही थी सबसे छोटी जिसने देखा, और उसको उसकी हेल्थ और उसकी मनस्थिति पे क्या असर पड़ा जब कार्रवाई की, और जब ये लगा कि उसके बयान से उसके बाप को जेल हो गई, उसको और कुछ समझ में नहीं आया, उसके बयान से उसके बाप को जेल हो गई। वो हमारे यहाँ रहते हुए कभी तो गैस की पाइपलाइन खींच लेती, कभी किसी पर पत्थर मार देती, ऐसी मनस्थिति खराब हो गई। तो ये कितना मतलब एक तो जो ऐसा करने वाले उनकी साइकी की आई एम फेल। पहले जितने दहेज हत्या के मामले आते थे स्टोव जलने से मर गई, मैंने कहा मैं तो स्टोव की मानसिकता नहीं समझ पा रही हूँ कि स्टोव केवल बहुओं को क्यों पकड़ रहा है, और ये छोटे छोटे बच्चों का क्या बेकसूर, जिनको अपनी जिंदगी का वो पड़ाव में नहीं आया कि वो समझ पाए कि वो क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसके एक्टिविटीज क्या है, उसका पार्ट ऑफ द बॉडी जो है उनके फंक्शन क्या है, और उसके पहले उसके साथ जिस तरह के हादसे हो जाते हैं। तो बाहर की बात तो हम करेंगे, लेकिन घर में 65 to 70, अब तो बल्कि बढ़ गया परसेंटेज, 70 to 75 हो गया परसेंटेज, कि सबसे ज्यादा जो हादसे हो रहे हैं वो घर के अंदर हो रहे हैं। पहले भी क्या इनको दवा देते थे, किसी उसका रिजल्ट क्या हो रहा था, लड़कियों की जिस तरह डेथ होती थी, क्या कहते हैं उसको निमोनिया हो गया, उसको ये हो गया, वो मर गई, और वो लड़कियां घर में उसकी घटनाओं को दबाते थे, मर जाती थी, या फिर उनमें तान, मतलब क्या कहा जाता था, मेंटली स्थिति को नहीं कोई भी जज करता, कोई स्टडी करता, उसको तान की बीमारी आ गई, उसको मृगी का झोला हो गया, ये पड़ गया, दौरा पड़ गया, ये पड़ गया। उन लड़कियों से जब रूबरू होते हैं, उनके अंदर से कहानियां मतलब बता नहीं सकते। पहला केस आया कि रेप्ड बाय फादर, और दंग रह गई मैंने, और मैं कहती हूँ लोग विश्वास नहीं करते कि नहीं लाठी तुम ये क्या, ये हो सकता है क्या। और आज भी जब मैं कोई बात कहती हूँ लोग कहते नहीं आप तो समाज में गंदगी फैला रहे। अरे समाज में जो गंदगी है उसको मैं उजागर कर रही हूँ, इसलिए ये अच्छा है कि बहुत, मैं तो आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस मुद्दे को लेकर के आज चर्चा कराई और सब तरह के लोगों को यहाँ पर बुलाया है। इस बात को हम और आगे बढ़ाते हैं। जी अनीता जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा कि कई बार ये चर्चाएं निकल करके आती हैं कि रहन सहन, पहनावा ये, लेकिन जो घटनाएं जिस छोटी माइनर एज की बच्चियों के साथ हुई तो उनके पहनावा पे क्या नहीं, पहनावा किसी को एक्साइट करे ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो इंसान ये दुष्कर्म करता है मानसिकता तो उसकी विकृत है, बीमार तो वो है, और जो व्यक्ति ऐसे बच्चों के साथ दुष्कर्म करते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज को उनको पीडोफिलिक कहा जाता है। उन लोगों की विकृत मानसिकता होती है, उनको खुशी, छोटे बच्चों को के साथ दुष्कर्म करने से ही उनको खुशी का अनुभूति होती है। जैसा कि मैम आपने कहा है कि ऐसा आपने पहली बार सुना कि है ना एक फादर अपने बच्चे के साथ रेप कर रहा है, ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोग होते हैं। हाँ, ऐसे विकृत मानसिकता वाले होते हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा
जो बच्चों के साथ दुष्कर्म करते हैं 80% केसेस के अंदर वो बच्चों के जानकार होते हैं, क्योंकि वही लोग बच्चों के पास जाते हैं, बच्चों को हाथ लगाते हैं, बच्चे उनके ऊपर फेथ करते हैं, उनसे डरते नहीं है और वो उनको समझ नहीं पाते। बच्चे छोटे होते हैं, 8-10 साल का बच्चा, उसको समझ नहीं आ रहा है कि सामने वाला इंसान उसके साथ क्या कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, तो दे अलाउ हिम टू डू। और ऐसे लोग क्या बच्चों के साथ कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ गेम खेल रहे हैं, हम तुम्हें खिला रहे हैं, हम तुम्हें टॉफी देंगे, या फिर तुम ऐसे अपने माँ बाप को मत कहना, नहीं तो वो तुम्हारे साथ मेरे साथ नहीं जाने देगा, मैं तुम्हें घुमाऊंगा फिराऊंगा। इस तरीके के बच्चों को प्रलोभन देते हैं और इस तरीके से उन बच्चों को यूज करते हैं। और एक वर्ड होता है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग वो वर्ड होता है जिनके अंदर ये जो विकृत मानसिकता वाले लोग होते हैं वो बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने फेथ में लेते हैं। कई बार कहते हैं कि हम आपके बच्चे के जैसे कोई अंकल है, आप हमारे पास अपने बच्चों को छोड़ जाओ या मैं इन बच्चों को घुमा लाऊं। ऐसे लोग उनके साथ वो एक फेथ डेवलप करते हैं माँ बाप के लिए कि भाई मेरे पास आपका बच्चा सुरक्षित है। तो इसके अंदर देखने वाली बात होती है माँ बाप की। पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि जिनके पास वो अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं या जिनके पास उनके बच्चे रह रहे हैं या जा रहे हैं वो कैसे हैं, क्योंकि 80 to 90% केसेस के अंदर ये बच्चे के जानकार हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, अंकल हैं, घर के नौकर हैं, टीचर है, ट्यूशन टीचर है। तो जहाँ पे भी आपका बच्चा जाए, चाहे लड़का है या लड़की है, दोनों केसेस में आपको बच्चों को देखना चाहिए। कुछ एक होते हैं कि जैसे आप देखिए कि जो कस्टडी में, हाँ, मतलब पेरेंट्स की कस्टडी में या स्कूल में टीचर, वहाँ ये हद से ज्यादा हो रही है, इसमें क्या मतलब? इसके अंदर एक तो मदर जो होती है उसको काफी अवेयर होना चाहिए कि मेरा बच्चा किसके पास जा रहा है। जिस भी मान लो सपोज वो ट्यूशन टीचर के पास जा रहा है या किसी के पास जा रहा है तो उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखें कि उसका पुराना केस कैसा है, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके अंदर बाइपोलर होते हैं, उत्तेजना होती है, स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं, या फिर नशे का आदी इंसान जो होता है नशे की लत के लिए कुछ भी कर सकता है और उसकी जो मानसिकता होती है काफी सोचने समझने की स्थिति नहीं रहती है। नशे की लत में जब वो देखता है कि सामने वाला विक्टिम, जो सामने वाला इंसान है, कमजोर है, मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे लिए कुछ नहीं बोल पाएगा, कुछ नहीं समझ पाएगा, वहीं वो उसके अटैक करता है। तो अगर आपका बच्चा ऐसे किसी इंसान के पास जा रहा है तो वहीं रोक दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपका बच्चा किसके पास जा रहा है, ये देखना आपका कर्तव्य है। जी सीमा जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। अभी लाड जी ने कही कि इन मामलों को उजागर करना चाहिए। समाज में दो तरह के लोग होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं उनको दबा दिया जाता है। तो क्या वास्तव में बिल्कुल अभी हाईलाइट करना चाहिए, उन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए? बिल्कुल मैं लाड जी से सहमत हूं इस चीज से। उजागर नहीं करेंगे तो तब तक हमें हमारी बुराइयों का कैसे पता चलेगा। उजागर करना इसलिए भी सुधांशु जी जरूरी है क्योंकि एक औरत कब तक पिसती रहेगी, कब तक दबती रहेगी, उसको आवाज उठानी ही पड़ेगी। और जब तक वो आवाज नहीं उठाएगी तब तक वो अपने इस पे हो रहे जो दुष्कर्म है, जो अत्याचार है, उन्हें नहीं रोक पाएगी। अगर 5 साल की कोई बच्ची है तो अगर उसके साथ उसके पिता, उसके चाचा या उसका पड़ोसी ऐसा काम कर रहा है तो उसे इमीडिएट अपनी माँ को बताना चाहिए। माँ को पता चलता है तो माँ को उसे दबाना नहीं चाहिए ये कह के कि नहीं नहीं बेटा चुप हो जाओ, तुम्हारे पिताजी हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, उसे इस बारे में छानबीन करनी चाहिए, पता करना चाहिए। और अगर पिता ऐसा कर रहा है तो उसे उसके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि क्यों आज आप अपनी बेटी के साथ कर रहे हो, कल किसी दूसरी बेटी के साथ करोगे। तो उसके दिमाग में, उसकी मानसिकता में ऐसी कौन सी विकृति है जिसके कारण उसने ऐसा किया। वो शराब पीता है या वो मानसिक तौर पे कमजोर है या क्या कारण है, वो कारण ढूंढने चाहिए। और समाज में ये जो चीजें हो रही हैं इसके लिए मैं आपको सुधांशु जी बताऊंगी। पहली चीज तो ये कि हमने औरत को एक इस्तेमाल की चीज समझ लिया है, उसको हम मतलब अहमियत नहीं है। हम बातें तो करते हैं देवियों की, सीता है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, लेकिन हमने कितना औहदा दिया है उसे, कितनी इज्जत दी है। अगर ये जो रोज काम हो रहे हैं उससे हमें नहीं लगता कि इज्जत मिली है लड़कियों को। मेरे पास जो लड़कियां हैं मैं उनमें से आपको बताती हूँ 4-5 छोटी छोटी लड़कियां, 6-6, 7-7 साल की लड़कियां जो इसी तरह का शिकार हुई भी हैं। मुझे उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है। मुझे पता है मैं उनकी काउंसलिंग कैसे करती हूँ। क्यों? क्योंकि जब उनसे बात करती हूँ तो वो यही बोलते हैं हमारे चाचा ने किया, हमारे पापा ने किया, हमारे पड़ोसी ने किया, और उसके बाद करते हैं, उसके बाद उनको छोड़ देते हैं अनाथों की तरह। क्यों? क्या औरत इसलिए बनी है? क्या लड़की इसलिए बनी है? नहीं, लड़की एक बहुत कोमल फूल है, बहुत खूबसूरत सृष्टि की दी हुई एक उपहार है। उसे मैं तो सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगी समाज से कि समाज जहां 21वीं सदी में जाने की बात करता है, स्मार्ट सिटीज की बात करता है, पहले अपने मानसिक उसका है उसको स्मार्ट सिटी बनाए, उसको स्मार्ट बनाए। इतना ब्रॉड माइंडेड हो वो कि अगर कोई
कहने में बहुत गंदे शब्द है, मैं माफी मांगूंगी, अगर कोई न्यूड लड़की भी जा रही है तो उसकी आंखें उसकी तरफ नहीं होनी चाहिए, इतना ब्रॉड माइंडेड हमें होना चाहिए। कपड़े तो कहीं मैं मानती ही नहीं कि कपड़े कहीं पे इस चीज को इफेक्ट करते होंगे। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में भी तो ये कपड़े पहने जाते हैं, पर क्या आपने वहां पे देखा कि ऐसा हो रहा है? ठीक है, जो चीजें हो रही है वो विकृत मानसिकता के कारण ही हो रही है, पर इन कपड़ों के कारण नहीं। पुरुष प्रधानता खत्म होनी चाहिए और एक औरत के प्रति रिस्पेक्ट, और सबसे बड़ी चीज, जो इंसान ऐसा करता है उसके लिए ऐसी सजा होनी चाहिए कि उसकी रूह भी, यस, उसकी रूह कांप जाए। सिस्टम में भी कहीं खामी है, इसी वजह से कि कानून सख्त होने के बावजूद भी जूनी रखती है। चलिए रुचि जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, और आप आर्टिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे से देखते हैं चीजों को, बिल्कुल आप लोग एक बड़ा, मुझे लगता है कि समाज में मानसिकता का बदलाव लाने के लिए केवल हम सरकारों के भरोसे नहीं रह सकते हैं, हम लोगों को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। अगर मुझे लगता है कि आजाद हिंदुस्तान में एक मानसिक आजादी की आवश्यकता बहुत बड़ी है, और वो आजादी तभी हो सकती है कि जब लोग ब्रॉड बने, सोचें कि बिल्कुल जो हम जिस विकृत मानसिकता के साथ में काउंसलिंग के जरिए करिए या दूसरे जो भी तरीके होते हैं, कानून एक बहुत बड़ा सख्त, कहीं कानून की जो बिल्कुल डर होना चाहिए उसका कहीं मुझे लगता है कि जो बात निकल करके आ रही है उसमें अभाव दिखता है। जी, जैसा कि हमारे यहाँ कहते भी हैं कि भाई भय बिन प्रीत ना होए गुसाई, तो जो आप कानून की बात कर रहे हैं वो तो खैर है ही। जहां तक विकृति का सवाल है, जब मैं लिटरेचर देखती हूँ या माइथोलॉजी देखती हूँ तो ये इस तरह के विकृत बिहेवियर वहां से देखने को मिलते हैं। और आज की सोसाइटी में अब क्योंकि लोग बोलने लगे हैं, बात करने लगे हैं, तो बहुत सारी बातें सामने आने लगी हैं। मैंने 2010 में एक नाटक किया था जो चाइल्ड अब्यूज पर था, 30 डेज इन सितंबर, और जब मैंने वो नाटक उठाया तो लोगों ने कहा ये बहुत भारी है, कोई देखने नहीं आएगा, चाइल्ड अब्यूज पर काम क्यों करना चाहते हो, कमर्शियल प्ले करो, अच्छा प्ले करो। पर क्योंकि मेरे को वो 30 डेज इन सितंबर बार बार हॉन्ट करता था, तो मैंने उसी नाटक को उठाया और उस दौरान मैंने बहुत रिसर्च भी करी कि चाइल्ड अब्यूज के कुछ रियल केसेस से जाकर बात करी। तो जो ज्यादातर केसेस थे वो जैसा मैम ने बताया कि वो फैमिली मेंबर्स ही थे, भाई, पापा, मामा, चाचा, जिनके बारे में आप सोच ही नहीं सकते कि ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और 3 केसेस तो ऐसे थे जिनमें माँ और बहनें और सब उन्हीं लोगों का साथ दे रही थी, उनको ऐसा लग रहा था ये घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो जब ये इस तरह से होता है कि इसके बारे में बात ही मत करो, इसके बारे में कुछ पता मत चलने दो, ये हमारी फैमिली पर कोई खराब नाम लेकर आएगा, तो जब आप बात नहीं करते हो तो इस तरह की घटनाएं और ज्यादा बढ़ती हैं। मैं उसी दौरान अपना एक्सपीरियंस और बताती हूँ मैं आपको कि जो अब्यूजर का जो कैरेक्टर था वो करने के लिए मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स को, एक्टर्स को अप्रोच किया, पर वो लोग 10 दिन 12 दिन रिहर्सल करके और आने से मना कर दिया उन्होंने कि ये बहुत डिप्रेसिंग है, हमको डिप्रेशन हो रहा है कि हम ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो एक किसी फैमिली मेंबर को अब्यूज करता है, हमारे बच्चे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। पर उस प्ले को करने के बाद आज तक भी जब भी उसके रिपीट शोज भी हुए, मुझे बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ और आप इस नाटक को दोबारा कब कर रही हो, क्योंकि हम इनके बारे में बात कर पाएंगे, हम इनके बारे में हमें आपका नाटक देखकर लगा कि इन चीज़ों के बारे में हमें बताना चाहिए। और अभी रिसेंटली जब हम वर्कशॉप कर रहे थे तो एक सेशन के दौरान महिलाएं थी उसमें केवल, जब महिलाओं से कोई घटना पूछी गई कि आप कोई ऐसी घटना के बारे में बात कीजिए जिसको आप भूल नहीं सकते और जिसको सोच के दुख होता हो, तो 90% घटनाएं जो लड़कियों ने सुनाई वो ये थी कि उनको कैसे अब्यूज किया गया फैमिली में, एंड दे कांट टॉक अबाउट इट, क्योंकि कोई उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। सबसे पहला तो यह था कि तुम ही ऐसे हो इसलिए लोग तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं। तो ये हमारे समाज की त्रासदी है और मुझे लगता है इसका कारण आज के समय में ये इतनी ज्यादा जो बढ़ गई है घटनाएं, उसका एक कारण ये भी है कि हम बहुत ओपन सोसाइटी हुआ करते थे, हमारे यहाँ बहुत हेल्दी रिलेशनशिप्स और सेक्स के बारे में बहुत हेल्दी उस पर बात हुआ करती थी। पर आज हम कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं, हम जितने मॉडर्न हो रहे हैं उतने ज्यादा कंजर्वेटिव होते जा रहे हैं। ये सोशल टैबूज बन गए हैं, लोग बात नहीं कर सकते इनके बारे में, अपनी सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में बात नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते,
या जब हम इस तरह की बातचीत करते हैं तो हम माफी मांगते हैं कि हम ऐसी बात कर रहे हैं, हम माफी चाहते हैं आपसे। क्यों हम खुलकर बात क्यों नहीं कर सकते? और जब तक खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक इन विकृतियों को दूर करना और जानना बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि कला और साहित्य के क्षेत्र में इन चीजों पर बात होती रही है और ज्यादा होती रहेगी, और ये समस्या बढ़ ही रही है। जी, मैं आऊंगा आपके पास में। संगीता जी, आपसे जानना चाहूंगा, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज एक राजनीतिक दल के नाते आप लोग बड़े समाज के अंदर एक वॉलंटियर की भूमिका अदा कर सकते हैं और बहुत एक मैसेज जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एक व्यू होता है। ये एक बड़ी विकट समस्या है, कानून बनाने से काम नहीं चलता है, उसका इंप्लीमेंटेशन क्या होना चाहिए। आज बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि अभी जयपुर के मानसरोवर की घटना है, उस बच्ची को कोई बच्ची जान देना चाहेगी चलती कार में से कूद करके, उसकी क्या परिस्थितियां रही होंगी। अब बताया जाता है कि वो बच्ची अचानक गायब हो गई। इसी तरह से पहले भी कुछ इस तरह का केस, हाई प्रोफाइल लोग, एक बच्ची उसको लेकर के चले जाते हैं और उस अलग अलग थानों में जाती है, उसके बाद में कंप्रोमाइज की पोजीशन देखिए जब अदालत में लेकर के आते हैं उस बच्ची को 164 के बयान के लिए, तो किस तरह की भीड़ होती है, वो कुछ बोल नहीं पाती है, बस एक ही बात कहती है, कंप्रोमाइज। तो ये जो हालात हैं, कहीं ना कहीं उसका डर होता है, परिवार का डर होता है कि कहीं आज चलो जो है कल मेरे साथ में। मैंने खुद ने जयपुर के अंदर एक रिक्शे में बैठ करके आते हुए, एक भास्कर में था उस वक्त, मैंने देखा कि एक मां और बेटी दोनों, उसके साथ कहीं छेड़छाड़ हुई, उसने बेचारी ने गलती ये कर दी कि मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये कहने के लिए आना पड़ा उनको अदालत में, सब हम कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं, हम दोबारा नहीं आ सकते। वो एक बताया जाता है कि रेप के बाद या छेड़छाड़ के बाद में जो दौर शुरू होता है पूछताछ इन्वेस्टिगेशन का, सेकंड रेप तो वो होता है, अगर एक्चुअल हम लैंग्वेज में यूज करें तो। ये सब चीजों को आप लोगों को मुझे लगता है कि काफी उठाना चाहिए, चाहे पार्टी लेवल हो चाहे वैसे हो। देखिए योगेंद्र जी, भारत वो देश है जहां कन्या पूजन का प्रावधान है, लेकिन विडंबना ये है कि उन्हीं कन्याओं की अस्मिता के साथ जब खिलवाड़ होता है तो महिला जगत ही नहीं अपितु पूरी मानवता शर्मसार होती है। ठीक इसी भांति हर एक महिला को भारत देश में दुर्गा स्वरूपा, सरस्वती स्वरूपा और लक्ष्मी स्वरूपा समझकर पूजा भी जाता है, लेकिन जब अपनी पे आन पड़ती है तो महिला चंडी और काली का रूप भी धर लेती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब इस तरह की अस्मिता के साथ जब खिलवाड़ हो तो महिला को उसी चंडी और काली का रूप धरकर धारण करना चाहिए, उसके विरोध में कठोर रुख अपनाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार की जो लचर व्यवस्थाएं हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि व्यक्ति की स्वयं की नैतिकता और समाज की जिम्मेदारी भी बनती है कि हर एक व्यक्ति को जो ये कर्म करता है, जो ये दुष्कर्म की घटना के लिए जो अंजाम देता है, उस व्यक्ति को सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि मैं किसी बच्ची के साथ, किसी मतलब लड़की के साथ या महिला के साथ जो करने जा रहा हूं, तो मेरे घर में भी माँ, बहन, बेटी, बच्ची हैं। तो जब तक उसके मन में ये चीज नहीं आएगी कि मैं किसी के साथ भी जो करने जा रहा हूं तो क्या मेरे घर में माँ, बहन, बेटी नहीं है, निश्चित रूप से उसके घर में भी जिसने उसको जन्म दिया होगा वो तो होगी, बहन तो होगी। तो ये स्वयं की नैतिकता और जिम्मेदारी भी बनती है, ये संस्कार उसमें आने चाहिए। लेकिन सरकार और प्रशासन की जो लचर व्यवस्थाएं हैं वो दिनों दिन जो अत्याचार बढ़े, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी कि देश में राजस्थान का महिला उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाओं में जो तीसरा पायदान पर जो ये नाम आया, ये हम सब चूंकि यहाँ महिलाएं बैठे हैं तो हम सबको शर्मसार कर देने वाली बात है। हमारे राजस्थान के लिए शर्म की बात है कि क्योंकि सरकार को मैं एक बात यह कहना चाहूंगी कि यहाँ पर शील धाबाई जी, संगीता जी, सोच का दायरा हम राजस्थान तक सीमित नहीं रखना चाहते। मैं तो कहूंगा कि मुंबई में अगर किसी बच्चे के साथ हरकत होती है वो भी हमें पीड़ा का एहसास होना चाहिए उसका। आना चाह रही थी कि देखिए, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो चाहे राजस्थान की सरकार रही हो, इन्होंने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो मैं पूछना चाहती हूँ, चलिए आपके आरोप का मैं जवाब दिलवाऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, मैं ब्रेक के बाद लौटता हूं, शीलदा भाई जी से जवाब दिलवाऊंगा आपको। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बाद एक बार फिर आपका स्वागत। ऐसे सामाजिक मुद्दे की जिसको मुझे लगता है कि न केवल मीडिया, हर व्यक्ति को उस पर सजग होना चाहिए। जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक ये विडंबना और हम उससे चर्चा करते रहेंगे। मुझे लगता है कि मानसिक विकृति जब तक साफ नहीं होगी
तभी ये पोल्यूशन, स्वच्छता अभियान, मुझे लगता है तभी कारगर है कि जब समाज से वो गंदगी दूर होगी, हमारी सोच की गंदगी मिला रहेगा, तो मुझे लगता है कि उसका कोई औचित्य नहीं होगा। आज हम 21वीं सदी की बातें कर रहे हैं और एक ब्रॉड माइंड की बात करते हैं, लेकिन वो ब्रॉड माइंड मुझे लग रहा है बहुत ही विकृत और संकुचित विचारधारा हम लिए बैठे हुए हैं, और कहां ये घर कर रही है कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए मैं शील दावा जी के पास में जाना चाहूंगा। शील जी, ब्रेक से पहले यूं तो संगीता जी ने सीधा सीधा अपनी बात कहते हुए आरोप लगाया आप लोगों पे, सरकार पे, कि आप लोगों ने बहुत नारे दिए थे कि, और बात से यह है कि आज अगर संगीता गर्ग जी अगर कोई बात कर रही हैं तो उन बातों को आप लोगों ने भी इसी तरह से हाईलाइट किया जब कांग्रेस की सरकार थी। क्या वास्तव में राजनीति का मुद्दा होना चाहिए? इस तरह की घटनाएं जो हैं, दुर्व्यवहार, दुष्कर्म, क्या वास्तव में हमारे को इन सबको वो राजनीति के बिंदु और आधार बनाने चाहिए जिस पर राजनीति हो सके? आप सोशल मुद्दा बना सकते हैं, आप भी राजनीतिक दल भी समाज के अंग हैं, लेकिन क्या वास्तव में अपने स्वार्थ में, शब्द इस वजह से बोल रहा हूं सभी राजनीतिक दलों के लिए, कि अपनी रोटियां सेकने के लिए उन मुद्दों को हाइप तो देते हैं, लेकिन क्या सोल्यूशन ढूंढते हैं उसका? देखिए योगेश जी, आपने जब संगीता जी ने भी बात की, आपने भी उठाया, तो जहां तक इस मुद्दे पर राजनीति करने की बात है, मैं समझती हूँ कि कोई भी चाहे देश का दल हो, वो इसको राजनीतिक रूप में नहीं लेगा। जिस तरह से आज हम 70वीं हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, हमने बहुत ऊंचाइयां पा ली हो, कब कल्पना चावला बन के हम आसमान में उड़ रहे हो, कैशलेस बैंकिंग की बात करते हो, कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात करते हो, लेकिन अगर हम देखें पिछले 70 सालों में महिला की जो स्थिति थी, जो महिलाओं के साथ अत्याचार, पीड़न, शोषण जो होता था, उसमें होना ये चाहिए था कि आज हम बहुत एक सशक्त नारी के रूप में हमको अवतरित होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो 2012 में जो घटना घटी, तो उस टाइम पूरा देश बाहर निकल के आ गया। उस समय ऐसा लग रहा था हमें कि अब कुछ ना कुछ एक क्रांति आएगी और परिवर्तन होके रहेगा और महिलाओं की सुरक्षा निश्चित हो जाएगी और कानून भी बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में जी देखिए, देश में क्रांति तो आई, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये कहा जाता था कि जेपी के आंदोलन के बाद में, मंडल कमीशन के वक्त लोग सड़कों पे उतरे, उसके बाद इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब ये 16 दिसंबर 2012 को घटना हुई, देखिए किसी के आह्वान नहीं थे, एक लोगों में अंदर से, कि चाहे वो पेरेंट्स थे, बच्चियां थी, जिसका कोई उससे देखिए जो जिस बच्चे के साथ में घटना हुई थी वो किसी के रिलेटिव नहीं थी, लेकिन रिलेशन इस नाते जो है कि हर कोई विक्टिम था कि आखिर ये कब तक चलेगा। तो इस वजह से एक मूवमेंट तो है, क्रांति तो आई थी उस समय, लेकिन ये मालूम नहीं था कि क्रांति को इस तरह से बिल्कुल बैक में धकेल दिया जाएगा, सख्त कानून बनेंगे लेकिन मानसिकता नहीं बदलेगी। बिल्कुल योगेश जी, कानून भी बहुत सख्त बने, लेकिन धरातल पर उतरते नहीं दिखाई दे रहे। अभी हम बात करें, हमने कहा महिला सुरक्षा के लिए अगर कोई स्त्री बाल जल्दी विधवा हो जाती है तो हम उसका पुनर्विवाह करते हैं, तो स्थिति अब ये हो रही है कि पुनर्विवाह करते हैं तो जो बच्चियां जाती हैं, तो जो सौतेला बाप होता है वही घर में इस तरह के दुष्कर्म करता है, तो स्थिति विकट हो जाती है। तो ये एक लड़की के लिए जब बहू आती है तो हम कह देते हैं किस कौन से संस्कार है, तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया, लेकिन कभी हमने पूछा कि हमने अपने बेटे को क्या सिखाया? इस बात को हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए अब एक शॉर्ट में इनकी बात का भी जवाब देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने, आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने इस बात को बहुत गहराई से समझा था, और उन्होंने जो फर्स्ट भाषण था उनका सबसे पहले यही था, एक तो सफाई था, दूसरा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, ये जो अभियान है ये हमारे संगठन से जुड़ा नहीं है, ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है। इसके जो प्रयास जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से सामाजिक चेतना पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का ये अनूठी पहल है। और इसके मैं समझती हूँ अभी जो शुरुआत है, जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं, जो भ्रूण हत्या पर कंट्रोल हो रहा है, वो भी अपने आप में बहुत मतलब कहना चाहिए उत्साहजनक है। और राजस्थान जहां तो बहुत ही बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था या भ्रूण हत्या की जाती थी, वो सोच बदल रही है। बिल्कुल, उसमें एक मतलब हमें उम्मीद रखनी चाहिए इस बात की कि जिस तरह से कानून की भी पालना होगी, मैं समझती हूँ। और आंकड़ों की बात अगर संगीता जी कर रही है तो मैं आंकड़ों की जाऊं तो आंकड़ों पे नहीं, मुझे लग रहा है कि आंकड़ों पे नहीं जाना चाहिए। शिव जी, आपने कहा कि वक्त बदला है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले बच्चियों को इसी तरह से मार दिया जाता है, कभी कॉक में कत्ल, तो कभी बाहर आने के बाद में जब पता लगता है कि तो बच्ची हो गई। बहुत सारे लोग हैं, इनकी खबरें भी बहुत आई हैं, लोगों ने सुना भी है, लेकिन
वो बच्ची, मुझे लगता है कि ये ऐसे ही नहीं जो एक स्लोगन चल पड़ा है कि अगले जन्म मुझे बेटी ना कीजो, तो ये ऐसे नहीं है। मुझे लगता है कि अब तो हमें ये विचार आना चाहिए कि हिंदुस्तान में बच्चियां, मुल्क में दूसरे में अगर कोई रहती है तो क्या है कि अगले जन्म में मुझे हिंदुस्तान की बेटी ही कीजो। कम से कम अब तो वो माहौल पे जाना चाहिए। भाषणों की बात नहीं होती है, इसका इंप्लीमेंट दिखना चाहिए। आपने कहा कि कानून सख्त बने, लेकिन वो धरातल पे दिख नहीं रहे। भाषण हम खूब देख सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि विचारों की बदलाव जो होना चाहिए वो असर छोड़ता है, और आप लोग पार्टी के स्तर पे ही मुझे लगता है कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है कि हम कम से कम वहां से, आज आप विस्तारकों की बात कर रहे हैं, 2019 का मिशन लेके चल रहे हैं, लेकिन पैरेलल इस मिशन को भी देखना चाहिए कि 2019 तक कम से कम बच्चों में वो संस्कार भी डालने की पहल कर सके जो होने चाहिए। संगीता गर्ग जी का इशारा इन्होंने बीच में हाथ खड़ा किया था, आपने कहा था कि हरियाणा से पहल शुरू हुई थी, वो जिक्र बराला का करना चाह रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि बहस थोड़ी डाइवर्ट हो जाएगी। जी, मैं थोड़ी सी एक बात और कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से जो हमारा हिंदुस्तान है, हमारी संस्कृति जो है, एक परिवारवाद के नाम से ही पहचान है हमारी विश्व में। हाँ। हमारे यहाँ रिश्तों की कद्र है, बाप के साथ क्या रिश्ते हो, भाई के साथ क्या, बहन के साथ, मतलब एक जो सामाजिक ताना बाना जो बुना हुआ था, जिससे हमारी सामाजिक व्यवस्था टिकी हुई थी, यही अंतर विदेश संस्कृति में और हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति में। लेकिन हमारी जो संस्कृति है उस पर आज कुठाराघात हो रहा है। क्या हुआ, क्या कुठाराघात, मैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए, जो अब मैं बताया ना तो बाप का कोई रिश्ता रहा, बाप भी घर में बिल्कुल, सोच कर देता है। लेकिन विकृति आई कैसे, विकृति कैसे आई है? विकृति के रीजन कई भी हैं। एक सोशल मीडिया भी इसमें मानती हूँ, सोशल मीडिया है जो जिस तरह से दिखाया जा रहा था, चाहे फिल्म की हम बात करें, जिस तरह से परोसा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं, आज मोबाइल ले लीजिए, आप टीवी मत देखने दीजिए, लेकिन मोबाइल बच्चे देखेंगे, आप रात को बहुत जग के देखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक जो मानसिक, जो बच्चे की कहना चाहिए नाजुक मानसिकता होती है, उसको इफेक्ट करते हैं। इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है और इस पर भी हमें कंट्रोल करना होगा। इंटरनेट पर भी जिस तरह के आते हैं उन पर भी कंट्रोल करना होगा, और हमें नैतिक शिक्षा जो हमें प्रारंभ से ही स्कूलों में सिखानी पड़ेगी, अपनी संस्कृति सिखानी पड़ेगी कि एक माँ बाप को किस तरह का ये जिम्मेदारी, एक ये बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी की बात है। लेकिन आप हो चाहे संगीता जी हो, मतलब आपकी पार्टियां हो, आप लोग नैतिक पतन से बाहर हम कैसे लेके आ सकते हैं समाज और संस्कृति को? आप लोग एक्सरसाइज जो करते हैं वो अपनी आइडियोलॉजी पे करते हैं कि हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़े पुरखों ने क्या किया, हमें सब्जेक्ट में वो शामिल करना चाहिए। मुझे लगता है कि चिंता तो इस बात की है कि विकृत मानसिकता को दूर कैसे किया जा सकता है। चाहे डॉक्टर अनीता गौतम हमारे साथ में बैठी हैं, कम से कम ऐसे लोगों के विचार आने चाहिए कि क्या बैड है, क्या गुड है, क्या क्या जाना चाहिए। ऐसे अगर केसेस होते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है, तो कम से कम बचपन से मानसिकता में अगर कहीं हमारे वो वायरस घुस भी रहा है तो उसे निकालने की आवश्यकता है कि अच्छा ऐसा होता है। अगर ये पता लगता है कि बिना हेलमेट जाएंगे, सामने पुलिस वाले खड़े हैं, उसका डर होता है कि 200 रुपए का चालान कटेगा मेरा या गाड़ी जब्त होगी। यह डर पैदा होना चाहिए कि गलत मानसिकता का प्रभाव क्या होता है, उसका असर मेरे पे खुद पे क्या पड़ेगा। लाड जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, समय कम है, थोड़ा आप सभी को मैं एक मौका देना चाहता हूं। 2-3 बातें जो अभी कवर नहीं हुई है और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, बल्कि आपके चैनल के माध्यम से पूरे समाज तक ये मैसेज जाए, संदेश जाए, और वही एक इरादा है। क्योंकि एक दूसरे के उधर बॉल फेंकना या एस्केपिज्म, बिल्कुल उससे हल नहीं निकलेगा, वो हल नहीं होगा, और एक दूसरे पर आक्रमण करने की भी बात नहीं है। मुद्दा जमीनी स्तर का है और बहुत गंभीर है, क्योंकि जो हालात है, ये हालात से क्या होने जाएगा, बहुत गंभीर बात की ओर मैं बात करना चाह रही हूँ कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही बच्चों के साथ में, मैंने केवल 3 साल में महिला रहते हुए 46 छोटी छोटी बच्चों को मैंने जेके लॉन हॉस्पिटल में जाके तड़पते हुए जिस तरह से देखा, रोंगटे खड़े हो जाए आपके, मतलब आदमी जी नहीं सके जिस तरह का माहौल में है। ये सारी चीजें हैं। देखिए, हमारी राजनीति में या पॉलिटिक्स में, गवर्नमेंट में कभी भी इस तरह के गंभीर मुद्दे उनके एजेंडा में होते ही नहीं। उनके पास पैसा बचेगा, समय बचेगा तो लास्ट में कहीं नंबर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक बार हम 300 किलोमीटर की रफ्तार में हम कर देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, या जो आपने कहा, आप टेक्नोलॉजी के खिलाफ कैसे जा रहे हो, सोशल मीडिया के खिलाफ कैसे बात कर रहे हैं, वो आपकी है, क्योंकि सबको अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन जिस एडवांस टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का रात दिन सब लोग कर रहे हैं, बात वो नहीं, ये कह करके हम बच नहीं सकते हैं। जिस तरह के हालात हैं, एक तो शराब को लेकर के मैंने भी कई चिट्ठियां उस गवर्नमेंट में भी, इस गवर्नमेंट में भी, इन्होंने क्या कर रखा सरकारों ने राजस्थान में कि रेवेन्यू के लिए उन्होंने शराब की खुली छूट दे रखी है,
और मैंने कई बार कहा कि सबसे ज्यादा जो हिंसा महिलाओं के साथ हो रही, अत्याचार हो रहा है, उसमें सबसे बड़ा कारण शराब है। और अभी डॉक्टर गोता ने भी कहा, बहुत बहस में आता है, लेकिन कोई भी चिंता नहीं है उनको। मैंने कई बार लिखा कि आप अपने आमदनी के स्रोत दूसरे ढूंढ लीजिए, देश को बचाना, समाज को बचाना, बेटियों को बचाना, तो शराब पर बंदी लगे, वो बंदी का काम नहीं कर सकते। कानून की जहां पर बात आती है, कानून देखिए, आपने कहा मातृशक्ति पहली बार निकला, मातृशक्ति नहीं, ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी निशानी है, बहुत अच्छा संदेश है कि पहली बार यूथ दिल्ली की सड़कों पे यूथ निकल के आया और यूथ कह रहा है नाउ नो मोर, अब हम ये और अधिक नहीं होने देंगे। और तब जाकर के 2013 में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट सब में बदलाव करके और जबरदस्त किया। अब वो 376 नहीं, 376 रेप किए, लेकिन ABCDE तक उनमें अलग अलग प्रावधान कर दिए। गैंग रेप के साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, ऐसे मामूली जो था 354 छेड़छाड़ का, उसमें भी 354 में ABCD कर दिया, कानून को बनाया। और उस घटना के पहले हमारे राजस्थान में सीकर की दामिनी की घटना, जिसको 3 साल तक उस बच्ची को मैंने देखा, केयर करी, मैं एम्स में भी कितनी बार गई हूँ, डॉक्टरों से पूछती थी, और क्या हुआ, एंडलेस। और लास्ट में नतीजा क्या हुआ, सरकारें बदलने के साथ उसको जिस तरह सिकर में चौराहे पे लाकर आपको छोड़ दिया। मतलब हम ये कभी भी पॉलिटिकल नहीं लेना चाहिए। और जब बात करते हो परिवारवाद की, अरे परिवारवाद में जहां मानवतावाद नहीं हो, उस परिवार में जहां इंसानियत नहीं हो, वहां जो औरत को इंसान नहीं समझे हो, उसको एक सेकंड ग्रेड सिटीजन समझे, उस परिवारवाद के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न है आज कि सबसे ज्यादा घटनाएं परिवार में क्यों हो रही। और जहां कानून की बात है, क्योंकि ये जब घटनाएं यदि नहीं रुकी, क्योंकि कानून बना करके उसको एक सजावट की वस्तु मात्र छोड़ दिया, सरकारों को ये लगता है कि हमने कानून बना दिया, अब क्या चाहिए, तो कौन उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी है? वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो कानून बना करके उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं करे। आप बताइए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, कानून अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, क्या मजाक है कि कोई हिम्मत करे। तो ये जो चीजें, और जो लास्ट में मैं और मौका आएगा तो ठीक है, मैं बात कह रही हूँ कि ये घटनाओं पे यदि नियंत्रण नहीं किया हम सबने मिलकर के, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक सब तरह से, तो होना क्या है कि वापिस समाज को हम कहाँ धकेलेंगे, बालुआ की ओर धकेल देंगे या बेटियों को मारने की ओर धकेल देंगे। कोई परिवार हिम्मत नहीं करेगा बेटी पैदा हो। मैं जानती हूँ 40 सालों महिलाएं क्या कह रही, माँ क्या कह रही कि मैडम आप सब कुछ मैं कर दूंगी, आप मुझे गारंटी दो मेरी बेटी की सुरक्षा की। आज सुरक्षा, बहु बेटी की, छोटी बच्चों की सुरक्षा बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन सरकारें या कोई भी चीज हो, कोई भी पार्टी हो, हिल नहीं रही। आज यदि वो हिल जाए और सब कामों को छोड़ दिया, पहले महिला की सुरक्षा को एजेंडा पे ले आइए, तो अपने आप चीजें लाइन पे आएगी। आधी आबादी की सुरक्षा की बात है। चलिए रुचि जी, मैं आपके पास रुचि जी आपके पास आना चाहूँ, होना क्या चाहिए वास्तव में, क्या क्या जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, आप जो बात कर रहे हैं, कानून बनने चाहिए और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए, जैसे अभी मैम ने कहा। लेकिन जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी जिम्मेदारी हम सबकी इंडिविजुअली भी बनती है कि हम अपने घर में लड़के लड़की के बिहेवियर में फर्क करते हैं। लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, धीरे बोलो, तेज क्यों बोलती हो, अपना ओपिनियन इतनी ओपनली क्यों रखती हो, इस तरह की बातें अभी भी पढ़े लिखे घरों में भी होती हैं। जहां एक बहुत जैसे हमारे घर में, मैं अपने घर में बताऊं कि हमारे यहाँ लड़की पैदा हुई तो बहुत खुशी मनाई गई थी, पर फिर भी उसके बावजूद भी एक बेटी का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक बहू का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इस बारे में टोका टोकी अभी भी की जाती है, जब हम सब अपने अपने प्रोफेशंस में बहुत ज्यादा वो हैं, उसके बावजूद भी। तो सबसे पहली जरूरत तो ये है कि आप घर में बच्ची को ये ना बोलें, या लड़कों को भी ये ना बोलें कि आप कम बोलें, अपनी बात ना बोलें। उनको ये बताएं कि आपके बेसिक राइट्स हैं कुछ, जिनको आपको प्रैक्टिस करना ही है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। इसके अलावा एक जो मेजर चीज जो मुझे दिखाई देती है, क्योंकि मैं स्कूल एजुकेशन से भी जुड़ी रही हूँ और कला और साहित्य से भी जुड़ी रही हूँ, कि हमारी जीवन शैली में से कला और साहित्य धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की भी है, जो अभी मैम ने कहा था कि ये सब चीजें लास्ट प्रायोरिटी पर आती हैं। ये लास्ट प्रायोरिटी पर नहीं आनी चाहिए। आपका साहित्य बहुत सारी चीजें सिखाता है, समाज के प्रति संवेदनशील बनाता है। आप इस तरह की चीजों को जब तक हम बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक एक स्वस्थ मानसिकता खड़ा करना बहुत मुश्किल काम है। हम वो देश हैं जहां पर खजुराहो और कोणार्क के टेम्पल्स हैं, जहां पर सेक्स के बारे में, जहां पर रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत ओपनली बातें होती आई हैं। और ये सब चीजें उसी स्वस्थ मानसिकता से जब तक वापस
हमारे जीवन शैली में नहीं आएंगी, तब तक इस तरह की घटनाओं को रोकना बहुत ही मुश्किल काम है, चाहे आप कितने भी कानून बना लें। स्त्री की रक्षा करनी है, उसका सम्मान करना है। तो ये शुरुआत होती है पर्सनैलिटी की खुद के यूज होकर। ये पर्सनैलिटी खत्म होती है जब पता चलता है या एक तरीके से सोशल मीडिया में इसके अंदर एक इसका योगदान है, क्योंकि क्या होता है आजकल सारी चीजें इतनी इजीली अवेलेबल रहती है जिनकी मानसिकता बुद्धत है, जब ये चीजें तो उनके अंदर उत्तेजना होती है और सामने जो भी विक्टिम, जो भी पुअर कमजोर विक्टिम होता है, उस पर वो अटैक करते हैं। भाई से एक बात करिए, उसके ऊपर लगाम होनी चाहिए। नेट तो अभी आया है, उससे पहले भी तो लोग थे। तो ऐसा ये नहीं है कि जीवन का इतना अहम हिस्सा है कि उस पर हम रोक लगाएंगे तो हम जी नहीं सकते। तो एक कारण तो ये है। दूसरा रोग होता है परिवार और समाज का। आज हम देखते हैं जितनी केसेस के अंदर आते हैं जहाँ के अंदर जैसा कि मैम ने बताया है या फिर हमने देखे हैं कि घर के परिवार वाले होते हैं, होता क्या है वो लोग इस चीज को आगे नहीं ले जाते हैं, पुलिस को नहीं बताते। क्यों? क्योंकि कमाने वाला तो चाचा है, कमाने वाला तो पापा है। अगर उसको भी हम जेल भेज देंगे तो फिर हमारा क्या, हम क्या करेंगे? तो वो चीज जब तक समाज में है, जब तक परिवार में है, कोई आगे नहीं आता है। तो ये सेकंड रोकना जो होता है वो होता है समाज का। ना किसी एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता है, समाज ही उसका दुश्मन बन जाता है, उसको अपने से देश निकाला कर देता है, समाज से उससे बात नहीं करेंगे, इस में कोई गलत काम है। इस तरीके की टैबूज उस लड़की के साथ जुड़ जाते हैं, तो कोई भी इंसान अपने परिवार के बारे में ये चीजें लेकर आगे नहीं आता है। तो सेकंड बदलाव आना है वो समाज और परिवार के लेवल पे आना है। तीसरा, हम सब बातें कर रहे हैं सरकार निर्भया केस के बारे में बहुत सारी बातें करी। निर्भया केस हुआ, उसके बाद बहुत सारे कानून बने, कानून बहुत सख्त बने, पर क्या हुआ? निर्भया के 1 साल बाद आप उस मेन जो आरोपी था जिसने उसको मारा, जिसके अंदर उसकी रॉड घुसाई थी, आपने उसको सारे देश के सामने बरी कर दिया। उसके ऊपर कोई केस नहीं, कोई चार्ज नहीं लगाया। प्लस ये है कि उसकी आइडेंटिटी आपने छुपा दी कि कोई उसको पहचाने नहीं। प्लस आप उसको 10,000 रुपए दे रहे हो। मैं उस समय नहीं रोई थी जब निर्भया केस हुआ था, पर उस समय रोई कि जब वो आजाद घूमा इंसान, जब हमें नहीं पता था कि वो पास में हमारे पड़ोस में घर लेके रह रहा है या क्या कर रहा है। उस समय सच में रात में रोई कि आज हमारा देश हार गया। क्राइम होने से नहीं, क्राइम को हमने और बढ़ावा दिया। आप एक आम इंसान की साइकोलॉजी पे क्या असर होगा? एक लड़की क्या सोचेगी, मैं सेफ नहीं हूँ, और क्रिमिनल क्या सोचेगा? कोई बात नहीं, हम तो छूट ही जाएंगे। वही चीज बार बार दिमाग में घूमती है और क्राइम को बढ़ावा देती है। तो मेरे ख्याल से ये जो हम उदाहरण देते हैं ना कि वो क्रिमिनल छूट गया, वो एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी को बढ़ाता है और क्राइम को बढ़ाता है। वो सब चीज सरकार को देखनी है कि आप उसमें कानून बना तो रहे हो, पर कम से कम चाहे कोई सी भी सरकार हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, आपकी हो, कम से कम उसकी पालना तो करो। कम से कम 1-2 क्रिमिनल्स को आप जेल पे या सूली पे चढ़ा दोगे, और उसको ऐसे क्रिमिनल्स का मुंह कभी भी नहीं छुपाना चाहिए। मीडिया के अंदर ये बहुत गलत बात है कि उनका क्रिमिनल्स का मुंह छिपाते, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी बात से नहीं सहमत हूं। देखिए, जो आदमी जिस क्राइम के बारे में समझता है, कम से कम जब अगर उसको सबूत मिल गए कि इसी ने क्राइम करा, तो क्यों छुपा रहे हो मीडिया से उसको? आप उसको बिल्कुल दिखाइए कि यही क्रिमिनल है। जब ऐसे हमारी सोसाइटी में आएगा कि नहीं यही क्रिमिनल है और सोसाइटी में इसको उजागर करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चोट करता है कि हम जब गलत काम करेंगे तो लोगों को पता लगेगा। अभी तो किसको पता लग रहा है कि इस बच्ची के साथ गलत काम हुआ, वो बताते हैं। इस आदमी ने गलत काम किया, ये तो हम कहीं नहीं बता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बात बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस क्राइम के बारे में जानता हो, इसका मतलब कि क्राइम से इंट्रोड्यूस जो हो चुका है, इसका मतलब उसको सजा का एहसास होना चाहिए कि इस क्राइम की सजा भी मेरी है। मुझे लगता है कि इस मानसिकता पे भी लाना पड़ेगा। देखिए, जब घटनाएं ऐसी होती हैं, इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि बच्चे के मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा, उसके लिए कुछ हो, लेकिन आप पे उसे कुछ चेंज होने की आवश्यकता है। क्योंकि बिल्कुल, मैं सीमा जी एक बार आपके पास में आना चाहूंगा, समय बहुत कम है। मैं जानना चाहूंगा कि मैं
रोका कैसे जाना चाहिए, होना क्या चाहिए, सोच किस तरह से बदल सकती है? सबसे पहले तो मुझे सुधरना होगा, उसके बाद आपको सुधरना होगा और उसके बाद हम सबको सुधरना होगा। बिल्कुल, शुरुआत अपने से होनी चाहिए। मैं सहमत हूं आपकी बात से। शुरुआत मुझसे होगी। हाँ। और समाज, ये एक सरकारों का या उसका नहीं, पहले सोसाइटी को सुधरना होगा, सोसाइटी को एक होना होगा। जब समाज एक हो जाएगा तो सरकार को भी हिला सकता है और कानून को भी हिला सकता है। तो पहले समाज को एक होना होगा, देखना होगा कि किस कारण से हो रहा है, क्या कारण हो रहा है, उस कारण को रोकना होगा, मानसिक विकृतता को रोकना होगा। और उसके बाद कानून तो योगेंद्र जी इतना सख्त होना चाहिए जैसे अरब कंट्रीज वगैरह में होता है कि आप अगर ऐसा साबित हो गया कि इसने ये काम किया, उसे शूट हिम वाई, सजा की नजीर होनी चाहिए कि ताकि उससे एक मैसेज जा सके, मैसेज जाए उससे कि है ना ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो अपने आप आदमी, हाँ कोई मानसिकता से विकृत है तो उसकी हमें सोच को बदलना होगा, उसको हमें ठीक करना होगा। लेकिन अगर कोई अपने शौक के लिए इस चीज को कर रहा है तो शूट हिम, मैं तो ये बोलूंगी। अगर जब तक आप इस तरह के कानून नहीं बनाए, लेकिन उसे अमली जामा पहनाना भी बहुत जरूरी है। चलिए संगीता जी, आपके पास में आना चाहूंगा और मैं कम शब्दों में चाहूंगा कि बिल्कुल आप भी देखिए समाज से ताल्लुक रखती हैं, मैं जानना चाहूंगा कि होना क्या चाहिए। बिल्कुल हम सॉल्यूशन पे भी बात करें। देखिए, मैंने शुरू में ये कहा था कि स्वयं के साथ साथ समाज की जिम्मेदारी है, जवाबदेही भी है। और जब तक हम अपने से नहीं, अपने परिवार से नहीं लेंगे, खुद से नहीं लेंगे, तब तक ये मुझे लगता है कि जो विकृत मानसिकता है या क्यों आती है, ये सारी चीजें हमें शुरू से ही कह रहे हैं कि बर्थ से लेके और पेरेंटिंग और वेडिंग तक ये चीजें समझाई जानी चाहिए कि बच्चा जब जन्म लेता है ना, तब से इस चीज की शुरुआत कर देनी चाहिए और तब तक उसकी शादी होती है, तब तक ये चीजें चलती है कि उसमें संस्कार क्या होने चाहिए कि आप एक लड़की को भी वही संस्कार देने चाहिए जो एक लड़के को भी देने चाहिए। क्योंकि हम लड़की को तो संस्कारित करते हैं लेकिन लड़के को नहीं करते, तो क्यों? क्योंकि ये जो विरोधाभास की स्थिति है ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरा देश हिल गया था कि उस निर्भया कांड में पूरे देश को हिला दिया। लेकिन उसके बाद तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने निर्भया फंड भी बनाया, लेकिन वो निर्भया फंड आज तक लंबित पड़ा है। उसके बाद जो इन्होंने कहा था खर्च नहीं करे, बिल्कुल राजकुमार जी आप सही कह रहे हो कि देखिए फंड तो है लेकिन उसको लंबित पड़ा है, वो दे नहीं रहे। आप मतलब उस फंड को निर्भया कोष बनाया गया, उस फंड के माध्यम से जन जागरूकता के अभियान चलाए जाने चाहिए, स्कूल कॉलेज में जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। लेकिन सरकार सिर्फ ये कहना कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार इससे पार नहीं पड़ेगी। पार तब पड़ेगी जब आप कठोर होंगे। जैसा कि अभी अनीता जी ने भी, बिल्कुल मैं ये बात कहना चाहूंगी कि मैंने कहा कि उस वक्त जो निर्भया कांड हुआ वो एक मैनेजमेंट था जिसने पूरे देश को हिला दिया। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद कितनी निर्भया हुई, कितनी निर्भया हुई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और बहुत सारी वर्णिकाएं का मुद्दा बनाया जाना चाहिए और बनाते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढते हैं? देखिए योगेंद्र जी, मैं वोट बैंक के लिए हम लोग करते हैं। मैं उसी बात पे आ रही हूँ योगेंद्र जी कि देखिए चूंकि मैं राजनीति में हूं लेकिन हमारा उद्देश्य कभी नहीं हुआ कि महिलाओं को हम की राजनीति से जोड़ें। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से कहा, मैं तो उनको याद दिला रही हूँ, सिर्फ उनको याद दिला रही हूँ कि आपने वादा किया था महिलाओं का, आपने महिलाओं से, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जी, आज महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है तो उसके लिए क्या किया आपने, हम ये जानना चाहते हैं। जी हाँ जी। देखिए राजनीति की अगर ये बात कर रही है तो फिर वो बहस, देखो राजनीति सिखाई बीजेपी ने, भाजपा ने, क्योंकि उस वक्त जब देश हिला उस वक्त पूरे देश में आपने ये सब किया। लेकिन उसके बाद कितने निर्भया केस हुए, कितने निर्भया केस हुए, लेकिन आपने नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया। आपने सजा क्यों नहीं दी, आपने सजा क्यों नहीं दी? अनीता जी बिल्कुल सही कह रही थी कि उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया, आपने क्यों नहीं दी सजा? भाई बहुत सी वर्णिकाएं हुई, लेकिन मैं एक बात दोनों से जानना चाहूंगा, क्या राजनीति का मुद्दा अगर बनाते हैं, राजनीति का मुद्दा बनाते हैं, केवल वोट तक उस मुद्दे को सीमित रखा जाना चाहिए? ये चीज बिल्कुल, ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। वादा आपने किया था महिलाओं से, आज कहाँ है महिला सुरक्षा? देखिए महिलाओं की सुरक्षा, आपने महिलाओं से वादा किया था। महिलाओं की सुरक्षा सामाजिक मुद्दा है, राजनीतिक दलों का मुद्दा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग, लेकिन केवल वोट के लिए नहीं, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। कम से कम आज जितने लोग बैठे हुए हैं इन लोगों को, दर्शकों को और उन बच्चियों को, महिलाओं को एक विश्वास दिलाना चाहिए कि वास्तव में जो मुद्दा हम लेकर के जा रहे हैं, अगर हम सत्ता में आएंगे
तो जरूर इसका हल निकालेंगे। देखिए बिल्कुल योगेंद्र जी, मैं वही बात कह रही थी कि हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे, मैं सिर्फ भाजपा वालों को याद दिला रही हूँ उनके किए हुए वादे को कि आप अपने वादे को पूरा करें। आप महिलाओं को लगना चाहिए कि आप सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने वाले चाहे जज हो, चाहे वो जो पुलिस थाने के कर्मचारी हो, वो पुरुष होते हैं। तो और जो देखिए, पुलिस थानों के हालात किसी से छिपे नहीं है। बच्ची दर पर भटकती है, बच्ची एक थाने से दूसरे थाने में टरका दिया जाता है बच्ची को। समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा आप लोगों को। लबोलुआब ये है कि मैं तो कहूंगा कि अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मुझे लगता है कि वो धुंधले और धूमिल स्लोगन हो चुके। स्लोगन सही होना चाहिए। सीमा सेठी जी को मैं अप्रिशिएट करता हूं कि स्लोगन तो यही होना चाहिए, पहले मैं, फिर मेरे परिवार, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हमारे से शुरुआत होगी। तो मुझे लगता है कि वो मानसिकता जरूर बदलेगी। केवल बस इन्हीं से कह देने से कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका स्लोगन, उनके स्टिकर्स, 10 लोगों को खड़ा करके किसी भी वीआईपी से हम उसका स्टिकर का विमोचन करा दें, मुझे लगता है कि इससे सोच नहीं बदलेगी। सोच तभी बदलेगी कि जब हम सुधरेंगे। चलिए, मैं माफी चाहूंगा आप सब लोगों ने इस गंभीर मुद्दे पर आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक उम्मीद की जानी चाहिए कि बिल्कुल एक पहल होनी चाहिए कि हमसे शुरुआत करें, हमारे परिवार के साथ में शुरू करें कि हम बदल रहे हैं तो शायद समाज बदल सके। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एक बार जुड़े उसके लिए फिर शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।